नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदयम् जय सुयाण बभवो तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महपा महावीरम् सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वपावनम शंखेश्वर पुरोतम सम पार्श्वनाथम नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म आज 23 जून है, शुक्रवार के दिन। हमारी दूसरी क्लास इस समय जीव विज्ञान की है। देखिए, संसार के समस्त जीवों को पहचान रहे हैं। संसार के जितने समस्त जीव हैं, आखिर इन सब जीवों के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के अंदर ये जिनको हम कह रहे हैं सलचर जीव है। अब ये है तो प्राणी तो है ही, समझे, इसमें तो कोई दो नहीं। अब इन प्राणियों के अंदर कौन सा जीव किस किस प्रकार का है जो हम रेगुलर संसार में देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको अनुभव आ रहा है। आपने जो देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिन प्राणियों को देखा है, आप समझ सकेंगे कैसे कैसे प्राणी हैं, किस किस कक्षा के प्राणी हैं। अब कांगारू को यदि आप देख ही रहे हो ना, तो कांगारू किस प्रकार प्रदेश में, अब इंडिया में हिंदुस्तान में क्यों नहीं होते इतने, ऑस्ट्रेलिया में क्यों होते हैं सब वहां पर। तो ये कई प्राणियों के साथ, जन्म के साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का संबंध होता है। अब कोई किस द्रव्य से, किस क्षेत्र से, किस काल से, कौन कहाँ किस तरह से जन्मेंगे, उनके ऊपर बड़ा आधार चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम भी समझ पाएंगे, सोचिए आप। तो ये जब जीवों को आप देखोगे तो पहचानिए कैसे पंचेंद्रिय जीव है, किस कक्षा के कैसे पंचेंद्रिय प्राणी अलग अलग कक्षा के होते हैं। तो इनके अंदर हमको ये पता चलेगा संगनी पंचेंद्रिय जीव है। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि पंचेंद्रिय के अंदर 4 लाख योनियां हैं। पंचेंद्रिय की जातियों के अंदर तिर्यंच पंचेंद्रिय में 4 लाख योनियां हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो बनेगी साहब, वो इनके अंदर 4 लाख योनि में ही बनेगी। कई प्राणी हिंदुस्तान के आप उन प्रदेशों में नहीं देखोगे, कई वहां के प्राणियों को यहाँ के प्रदेशों में नहीं देखोगे। अब कई बार देश क्षेत्र बदल करके साउथ अफ्रीका से या उधर इधर से वहां से प्राणी हिंदुस्तान में लाते हैं, लेकिन वो भी समझदार प्राणी है। अब उनको भी अपना संयोग, द्रव्य क्षेत्र आदि दिखाई देता है, किन क्षेत्रों के अंदर के वो प्राणी हैं, क्यों उनको जो है इस प्रकार से लगता है, क्यों वो अपनी तरह से जी नहीं पाते हैं। वैसा ही हमारा भी है। इन प्राणियों के बारे में जब आप समझ जाओगे तब आपको ख्याल आ जाएगा। ऐसे प्राणी तो इसमें कई देशों के अलग अलग है। आप डायनासोर किसको कहते हैं, वो यहाँ की भारत की भूमि पर नहीं है और विदेश में चाइना की भूमि पर जरूर है।
तो इनके अंदर जब आप समझ लोगे तो ये नाना प्रकार के सांप, अब देखिए एक एक की स्पेशलिटी समझिए आप। कांगारू वगैरह जो प्राणी हैं, अब वो मतलब 100 की स्पीड से, प्रति घंटे की 100 की स्पीड से दौड़ सकते हैं। अब आपने देखा ही है, उनके बड़े पैर पीछे के देखिए, छोटे पैर देखिए, 2 हाथ आगे के देख लो, लेकिन कैसे उनकी गति है, कैसे वो दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात कि पेट के पास उनके शरीर की थैली जैसी होती है कि उनका बच्चा भी उसी में रह जाए और वो इतनी तेज गति से दौड़ती हुई निकले तो भी कोई नुकसान नहीं होता है, न बच्चा गिरता है कि न कोई। अब आपने बंदरों को देखा है, देखिए बच्चा उसकी पीठ पर कैसे चिपक करके बैठ जाता है, या बच्चा जो है माँ के शरीर के बालों को पकड़ करके कैसे नीचे भी रह जाता है, और बंदर इतनी जंप लगा दे, न बच्चा गिरता है न कोई नुकसान होता है ऐसा। अब इन सब प्राणियों के अंदर क्या क्या विशेषता है, कैसी कैसी विशेषता लगी हुई है, सोचिए। एक से दूसरे में वो विशेषता नहीं मिलेगी। कांगारू में जब आप देखते हो कि इनके पेट के नीचे की इतनी थैली की रजाई, ऐसा दूसरे किसी प्राणी में क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो वो जो उनकी योनि है, जिस योनि में वो जन्मेंगे, पैदा होंगे, रहेंगे साहब, बस उसी की विशेषता ख्याल आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो होना ही होना है, समझे कि नहीं, सबके साथ होना है। मनुष्यों में कल होना है, पशु पक्षियों में कल होना है, सबकी विशेषताएं अलग अलग रहेगी साहब। आज किसको कहाँ डायनासोर देखने को मिलते हैं, ड्रैगन आज किसको कहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी जमाने में किसी काल में थे तब ना। ये आजकल चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये लोग ड्रैगन भी बना लेते हैं, डायनासोर भी बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार से सब। अब वो तो क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए है, अब वो कोई लाइव तो बनते नहीं है साहब, ख्याल है कि नहीं, ऐसी लाइवनेस तो कोई उनके अंदर आती भी नहीं है। लेकिन अब जो जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, अब उसको फिर लोगों के सामने लाकर दिखाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, लोग करते हैं। आपने देश विदेशों के अंदर जो शोभा यात्राएं निकलती है, या जिसको आप क्या बोलते हैं, उनके अंदर जब घूमते हैं और निकलते हैं तो लोग ऐसे ही पशु पक्षियों के चित्र बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर खुद रहते हैं, खुद चल करके इस तरह से दिखाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चले, ऐसा लगता है कि नहीं कोई दूसरा ही कोई बड़ा प्राणी आ गया है। ऐसा नहीं है, ख्याल है कि नहीं। तो इनके अंदर ये जो प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, अब कितनी प्रजातियां हैं आप सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन ये क्या बता रहा है विभाग, स्थलचर विभाग, स्थलचर विभाग के अंदर ऐसे प्राणी हैं, इस प्रकार के प्राणी हैं जमीन पर चलते हैं। अब देखिए, दो दो हाथ हमारे आगे के हैं, 2 पैर पीछे के हैं। अब हाथ को ही जमीन पर टेक दिया जाए तो हाथ और पैर दोनों की गिनती हो जाएगी। लेकिन जैसे बंदर वगैरह बैठते हैं तो अपने हाथ का उपयोग बरोबर खाने पीने में करते हैं सब। लेकिन गाय भैंस बैल वगैरह जो है, हाथी ऊंट वगैरह जो है, वो अपनी तरह से ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अपने 2 पैरों को, आगे के पैरों को हाथ की तरह से उठाकर कोई वस्तु पकड़ना खाना उनका काम नहीं है, लेकिन बंदर कर पाते हैं। आपने स्ट्रिप देखी है ना, वो भी कर पाती है, जो है हमारे यहाँ गुजराती में जो है ये खिसकोली बोलते हैं। और इस प्रकार की जो है ये स्ट्रिप जो है बरोबर करती है। अब इनका अपना अपना नेचर है, इसलिए आप ध्यान रखिए, एक प्रजाति के जीव की समानता दूसरी प्रजाति में कभी भी मिलनी संभव नहीं है। ये बरसों से जो है परंपरा इसी प्रकार की चली आ रही है, और इस प्रकार से एक जीव दूसरे से बिल्कुल अलग सिद्ध होते, बिल्कुल ही अलग सिद्ध होते। अब ऐसी कक्षाओं में आप जब चलेंगे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि इन प्रजातियों के अंदर लोक प्रकाश आदि कई ग्रंथों में स्थलचर जीवों के मात्र 2 ही मुख्य भेद बताए हैं,
और इस विवक्षा के अनुसार कांगारू आदि जिस भेद से यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाए। अब लोक प्रकाश आदि ग्रंथों के अंदर भुजा से चलने वाले भुज परिसर पर प्राधान्यता उसकी है, इसलिए यहाँ पर ये विवक्षा की जाती है और इसके लिए भुज परिसर की विवक्षा करते हैं क्योंकि स्थलचर है। तो अब इनके अंदर जमीन तो है आधारभूत, लेकिन यहाँ पर ये हो गए चतुष्पद, चार पैरों से चलने वाले, चाहे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, कुत्ता है आदि, ये सभी जो है इस प्रकार के। अब इनके अंदर ही आप देखिए ये हो गए भुज परिसर्प, और तीसरे की बात जो हम कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे उर परिसर्प। पेट के बल रैंक करके चलने वाले भी है ना, तो ये आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा सब। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से एक ही परिसर्प जीवों के भेद के रूप में वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ना, वायरलेस सिस्टम की मात्र जो है मनुष्य के पास ही नहीं लेकिन हाथियों के पास भी होता है। अपने साथीदार हाथी को समाचार पहुंचाने के लिए अनेक किलोमीटर दूर रहने वाले हाथी और पछाड़कर धरती को इस तरह से प्रकार कंपित करता है कि दूर रहने वाला हाथी भी समझ जाता है कि मेरा साथीदार हाथी मुझे खतरे की चेतावनी दे रहा है। हालांकि हाथियों का यह सिस्टम तो मात्र वायरलेस ही नहीं बल्कि टॉवरलेस और सैटेलाइट लेस भी है सर। अब आप तो जानते ही अच्छी तरह से कि वायरलेस बातों का गहरा विज्ञान तो मनुष्य ने अभी हाल ही में ढूंढा है, परंतु प्रश्न यह है कि बरसों से इस सुविधा का उपयोग करने वाले हाथी ज्यादा सुखी है। अब भौतिक विकास में तो सुख मानने वाला वर्ग तो सिर सिर ही खुजाता रह जाएगा। मधु सचमुच तो सुख को गुण के विकास में है, जिसमें गुणों का विकास अधिक होता है, अधिक सुखी वही होते हैं साहब। अब आप देख लीजिए स्थलचर प्राणियों के अंदर कौन से प्राणी किस प्रकार के हैं, लेकिन कर्म भी तो शास्त्र साथ में जोड़िए। अब हॉर्स एंड डोंकी, अब दोनों को आप अलग अलग करिए, दोनों को समान रूप में एक ही करके मत देखना। अब है तो दोनों ही चार पैर वाले, दोनों ही स्थलचर है, दोनों ही जमीन पर चल रहे, लेकिन हॉर्स की वैल्यू कितनी बड़ी है, करोड़ों की सब एक एक जो है प्रजाति है सब। एक प्राणी हॉर्स में करोड़ों का है, और डोंकी को, गधे को देख लो, लगेगा तो आपको छोटा घोड़े जैसा ही लगेगा, लेकिन अब वो अपने नीच गोत्र कर्म या जिन कर्मों के कारण वो जिस तरह से बदनाम है, ज्यादा करके लोग गधे के नाम की गाली दे करके लोगों को बुलाएंगे सर, साला गधा कह करके कुछ भी उसको गाली देंगे। लेकिन अब ये तो प्रक्रिया है ना इस प्रकार की। तो अब ये जब आप देखेंगे सब प्रकार के प्राणियों को आप, तभी आपको पता चलेगा सब। अब इन प्राणियों के अंदर फिर भी आप समझ लिए, अब इनके अंदर जो है उर परिसर्प भुज परिसर्प, समझ गए आप। उर है पेट को कहते हैं, भुज जो है हाथों को कहते हैं सब। अब आप इन प्राणियों को देखेंगे तब पता चलेगा। अब इतने अंदर आपने जो है व्हेल मछली देखी है, डॉल्फिन को आपने देखी है, जलचर प्राणियों के अंदर कितना बड़ा शरीर होता है, इतनी बड़ी शरीर, लेकिन उनके हाथ जो है इतने छोटे से होते हैं, और इतने छोटे से हाथ से वो तैर करके चल पाती है, आप देखिए समझे। इसी तरह से जैसे कभी आप देखेंगे पेंगुइन जो होते हैं साहब, ओहो, आप अटलांटिक ओशन के ऊपर वहां जब पेंगुइन आपको देखेंगे, आपकी अक्ल काम नहीं करेगी साहब। बिल्कुल दो पैर में, पैर पर खड़े रहते हैं और मनुष्यों की तरह ही चलने की कोशिश करते हैं। हाथ उनके हैं, हाँ, पंचेंद्रियों के अंदर तो सभी प्राणियों को आप देखेंगे इसी प्रकार से मिलेंगे। हाथ आदि होते हुए भी उनके पास कोई विशेष ऐसी कोई
अलग व्यवस्था नहीं है साहब, ये भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है पेंगुइन को इनकी चमड़ी के पंख तथा चोंच आदि जो है इनके कारण चर्मज पक्षी में इनका स्थान आता है। लेकिन ये पक्षी होने पर भी उड़ते नहीं हैं। अगर इनको आप पक्षी कहेंगे या प्राणी कहेंगे, स्थलचर प्राणी, क्योंकि पेंगुइन जो है उड़ते नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि उनके हाथ पैर, हाथ के ऊपर जो रोम राजी है उसके कारण आपको पंख लगते होंगे, लेकिन वो पंख नहीं, हाथ है। तो ये पक्षी की तरह से उड़ नहीं पाते हैं। थोड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे चलते हैं, परंतु अब उसमें भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अनंत सुख प्राप्त करने में सक्षम ऐसे जीव की दुखी होते रहने की और विचित्र घटना कैसे बनती जा रही है, ये देखिए आप। अब ये चमगादड़ आपने देखा है ना, बैट जिसको आप बोलते हैं, BAT। अब ये जो है घने अंधकार में अनेक अवरोधों के बीच भी चमगादड़ किसी को भी टकराए बिना उड़ सकते हैं। अब आप देखिए, रात को इनकी दृष्टि इतनी सतेज होती है, अगर ये उड़ने लगे तो उड़ते उड़ते अगर कोई तार धागा बीच में कुछ भी आ जाए तो भी बरोबर उड़ते रहते हैं, कोई टकराते नहीं है सब। हालांकि ये चमगादड़ जो है उल्टे लटकते हैं ना, आप लोगों ने भी नाम सुना है, सब जानते हो। जब ये बात चली थी कोविड की, तो कोरोना का वायरस जो है वो कहाँ से आया था, किस में से आया था, किस प्रकार का था, ये जब हम समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। तो ये जो है चमगादड़ों से क्या कोरोना फैला था, इससे फैला था क्या, ऐसा मान ले? जी नहीं साहब। तो ये आपको अपनी तरह से समझना चाहिए। सोचिए, इनकी विशेषताएं अलग ही प्रकार की है। क्या इनकी चक्षु ऐसी कैसी होती है साहब? अब इनकी चक्षुओं की विशेषता, आखिर तो पंचेंद्रिय प्राणी है, तो ऐसे इनकी चक्षुओं की आंख की विशेषता, ये कैसे जो है अंधेरी रात के अंदर उड़ते हुए भी तार से न टकराए, और इतनी स्पीड से इतने फास्ट उड़ते हुए भी कहीं टकराते नहीं, बरोबर घूमते दौड़ते। आप दिन में देख लो तो कबूतर भी उड़ते हुए तार में फंस जाए, दिन में देखो चिड़िया भी कई बार जो है उड़ती हुई वो भी तार में दौरे में फंस जाए, इतनी बरोबर नहीं देख पाती है। लेकिन इन चमगादड़ों की तो दुनिया बिल्कुल अलग ही समझ से है। ओल जिसको हम उल्लू बोलते हैं साहब, वो भी बरोबर अंधेरी रात में देख पाता है, बरोबर उनको भी ख्याल आता है। सोचिए, समझेंगे तो ये कैसे हो पाता है? ये प्रत्येक प्राणी को अलग अलग तरीके से देखिए, बरोबर इनकी जो है विशेषता है। वो आपने देखा होगा जंगल के अंदर एक छोटे छोटे चूहे जैसे बड़े प्राणी होते हैं, उनके शरीर के ऊपर उनके बाल जो है ना वो तीर की तरह से होते हैं, वो उनकी रक्षा करने में काम आता है। अब कई बार जो है कोई शेर, चीता, टाइगर या लायन वगैरह आ जाए और वो उसको खाने जाए, तो वो भी अपनी रक्षा के अंदर फटाक से ऐसा तीर छोड़ता है, वो सीधे जाकर टाइगर के मुंह पर लगता है, आंख पर लगता है, तो इतना नुकीला होता है, इंजेक्शन की तरह से शरीर में घुस जाए और खून की धारा बहने लग जाए तो वो वहां से भाग जाता है। अब देखिए, स्नेक है, सांप है, तो सांप की दाढ़ा में जहर रहता है। हालांकि आप ये मत समझिए, सांप की प्रजातियों में भी 10-20% सांप ही जहरीले होते हैं। जस्ट लाइक द किंग कोबरा है या ऐसे कोई प्राणी वो जहरीले होते हैं, बाकी सभी जहरीले नहीं होते हैं, सब जहरीले नहीं होते। ये कैसे संभव है? जैसे सांप की दाढ़ा में जहर रहता है, ऐसे किसी दूसरी प्राणी के बारे में नाम सुना है आपने? ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा, किसी के बारे में कभी नहीं सुनेंगे आप। लेकिन सांप में बरोबर रहता है, ये बात भी बिल्कुल हकीकत। सब प्रकार के सांप में नहीं रहता है, लेकिन बिच्छू को देखिए साहब, सब बिच्छुओं में रहता है। लेकिन लोगों ने अपनी तरह से सांप के साथ में जहर शब्द जोड़ करके ऐसा नाम मिला दिया है
कि बस आप समझ लीजिए, लोग यही समझेंगे। ऐसा नहीं है। लोग डरते हैं, मेमोरी के अंदर सेट हो गया, सांप जहरीला, सांप जहरीला, सांप जहरीला, ये सेट हो गया है बस। इस तरह से लोगों की वृत्ति अपनी तरह से बनी है, तो ये हम कैसे दूर करें? इसको कैसे दूर करें? आप ये कोशिश करिए समझने की। तो यहां पर कहते हैं कि भाई अलग अलग इन प्राणियों के अंदर आपने देखा है कई प्रकार के प्राणी, और ये तो अभी तो हमारे परिचित और प्रचलित प्राणियों के बारे में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओहो, आप जब ढाई द्वीप के बाहर की दुनिया में चले जाओगे, क्योंकि अगणित असंख्य पृथ्वियां बताई है जैन धर्म के अंदर, तो पृथ्वियां हैं, सब पृथ्वियां हैं। और कोई पृथ्वी प्लेनेट के रूप में एस्ट्रोनॉमिकल स्टेज के अंदर जहां सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है वहां नहीं है। पृथ्वी को प्लेनेट नहीं कहा है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं को प्लेनेट कहा है। और पृथ्वी अपने आप पे एक जमीन पर एक स्थान पर स्थिर स्थायी है, वो नहीं घूमती है, नहीं फिरती है, न कोई सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अब विज्ञान के क्षेत्र में तो ऐसी ही बातें हैं, और विज्ञान के क्षेत्र की इन बातों को लेकर के समझ करके हम चलेंगे तो तालमेल तो नहीं बैठता है। जैन शास्त्रों के साथ, जैन आगम शास्त्रों के साथ, जैन सिद्धांतों के साथ ऐसा कोई तालमेल नहीं बैठता है, बिल्कुल नहीं बैठता। इस स्थिति के अंदर क्या करें हम, कैसे करें, सोचिए आप। तो यहाँ पर ये मुख्यता आपको देखनी है, सब ख्याल है कि नहीं? तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कितने प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राणी है। जलचर, स्थलचर, खेचर। जल में, पानी में रहने वाले, पानी ही उनके जीवन का आधार है। हिपोपोटेमस जैसे आपने देखा है, तो पानी में रखता है, कितना बड़ा शरीर है, कैसा बड़ा शरीर बनाया हुआ है, लेकिन वो पानी में अपनी गति बताएगा, पानी में तैरेगा, पानी में रहेगा। थोड़ी देर के लिए बाहर जमीन पर भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए जमीन पर भी रहेगा, फिर चला जाएगा पानी में, फिर जमीन पर, फिर पानी पर। ऐसे होते हैं जैसे पक्षी है, जमीन पर चलेंगे लेकिन पंख है तो आकाश में उड़ेंगे सब। ऐसे कई प्राणी हैं। अब ये क्यों ऐसा होता है? भाई उनका विशेष कर्म है, विशिष्ट कर्म, और उनके विशेष कर्म की प्रकृति के कारण उस योनि में जहां जन्म लेंगे वहां पर ऐसा ही शरीर बनेगा, वहां इसी प्रकार के शरीर की रचना करके वो आते हैं, तो ही उनका चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। ये भी बात है साहब। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा। अब कुछ हम यहाँ पर तीसरे विभाग में, चलो भुज और उर, ये तो आपने समझ लिया, वैसे भी कल हमने बात की थी आपको। भुज मतलब भुजा, तो ये हमारे हाथ वगैरह का उपयोग करके इनका काम होता है। उर का मतलब है पेट। अब ये उर का अर्थ पेट से करते हैं। ऐसी स्थिति में ये भी चलते हैं, सोचिए आप। चलना तो है, आखिर तो त्रस जीव है ना। हाँ जी, क्या व्याख्या की थी चौरडिया जी, बोलिए त्रस का। नाटा जी, ख्याल है आपको? त्रस जीव जो हलन चलन कर सकते हैं। हाँ जी, गति करना इनका मुख्य काम। अगर ये एक छोटे से होकर एक स्थान पर बैठे और हम देखते रहेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे आप, बोलेंगे नहीं कि जीव है। लेकिन जैसे ही उसकी गति हुई, हिलना डुलना चलना गति करना हो गया काम, फटाक से हम समझ जाएंगे त्रस जीव है। ऐसे इनके जैसे ही संसार के अंदर ये पक्षी है। यहां मैंने बात की आपको खेचर, तो खेचर किसको कहेंगे आप? ये नाम लिया है यहाँ पर खेचर का। तो ये उर्प, हाँ, इनका तो हमने स्थलचर के प्राणियों के विभाग में की बात। आइए अब हम यहाँ पर विशेष रूप से देखते हैं कि ये तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राणी, इनके अंदर जो है
अब ये जलचर है, ये स्थलचर है और ये खेचर है। खेचर में ख शब्द का अर्थ आकाश किया है। तो आप ये सोचिए, आकाश में चलने वाले, चढ़ने वाले, उड़ने वाले, इसी को संस्कृत की भाषा का एक शब्द दिया है विहग। लैंग्वेज डिफरेंट है और कुछ नहीं। इसी को हमने नाम दिया है पक्षी। तो देखिए, पक्षी शब्द का सीधा अर्थ पक्ष, दो हाथ। हमारे हाथ होते हैं और इनके हमने कहा पक्ष। इसी का संस्कृत करके रूप बदल करके दे दिया पंख। फिर इस पंख शब्द से बनाकर पंखी, ऐसा भी शब्द रचना करके बना लेते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं आपको समझने में ख्याल आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो इनके अंदर जिनके पंख है, दो हाथ पंख की तरह से काम करते हैं, वो उड़ने लग जाते हैं साहब। जब उड़ना होगा तो उड़ेंगे, नहीं तो फिर जमीन पर चलना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आखिर जमीन पर ही उनको खाने पीने के लिए मिलेगा। आकाश में उड़ते हुए कहां से क्या खाने पीने को मिलेगा सब? आपने ईगल को देखा है ना, कितनी बड़ी भारी ईगल है। यूं झड़प से आते हुए समुन्द्र पर जो है अपने पैर से मछली को, बड़ी बड़ी मछली को उठा करके लेकर चली जाती है। और 1 किलोमीटर दूर तक वो ऊपर आकाश में उड़ती होगी, तो भी उसकी नजर इतनी तीव्र है, वो इतने दूर से देखकर कहाँ मछली मिलेगी साहब, मेरा खाना कहाँ मिलेगा, आगे झपट करके फिर वो चली जाती। अब मैं पूछूं आपको भाई साहब, किस पशु पक्षियों को आपने कभी चश्मा देखा है? बोलिए जैन साहब, किन पक्षियों को आपने चश्मा देखा है? किन को आपने विटामिन की गोलियां खाते देखा है? आपको पता होगा शायद कौन से विटामिन की गोली खाते हैं। इतनी नजर उनकी कैसे बढ़ जाती है, इतनी तीव्र दृष्टि कैसे संभव है? लेकिन आप जानिए, अब उनके लिए तो वो तो अलग ही प्रकार के प्राणी। अब वो जिंदगी में कभी सॉल्ट खाते हैं क्या? नमक खाते हैं क्या? मीठा खाते हैं क्या? शक्कर खाते हैं क्या? बस मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ यहीं आकर खड़ी रहती है, जीभ के स्वाद के पीछे इंसान, मनुष्य पागल हो जाता है। हालांकि ये सभी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, सबके जीभ है, ख्याल है, सबको खाना पीना है। तो जीभ तो दूसरी इंद्रिय है ना। रसना को हमने दूसरी इंद्रिय का दर्जा दिया है। रस आदि से आप जो है उनकी तृप्ति समझ सकते हो, लेकिन है तो पंचेंद्रिय प्राणी, संगनी पंचेंद्रिय, समनस्क जीव है। इनको ख्याल नहीं आएगा, सब बरोबर समझिए आप, ये भी समझदार है समझे। ऐसी स्थिति में अब ये पक्षियों को आप देखिए, ईगल की एक जात ही अलग होती है। बाज पक्षी कहते हैं हम, इतनी तेज उसकी स्पीड होती है, इतना ऊपर आकाश में उड़ सकते हैं, और इतने ऊपर आकाश में उड़ते हुए भी नजर उनकी जो है जमीन पर रहेगी। क्यों जमीन पर रहेगी? खाने पीने का कहाँ मिलता है, तुरंत उसको वहां नीचे आना पड़ता है। तुरंत नीचे आकर खाने पीने की चीज को झपटने के लिए यूं दौड़ जाएंगे, ऐसे दौड़। ये उनकी जो है विशेषता है। अब सभी प्राणी हैं, ये सब औदारिक शरीर वाले हैं, तो सबकी आहार संज्ञा तो बनी हुई है, और आहार संज्ञा होने के कारण सबको खाना पीना अनिवार्य। अब आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी साहब, कहने के लिए पक्षी छोटे हैं, शरीर छोटा है, लेकिन कई पक्षी मांसाहारी होते हैं, कई पक्षी शाकाहारी भी होते हैं। सोचिए आप पिजियन को, कबूतर को देख लो, मर जाएगा लेकिन मांसाहार में कभी मुंह नहीं डालेगा। पैरोट को देख लो, मांसाहार नहीं करेगा साहब। तो ये जो है शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। आप मोर को देखिए,
ऐसे मोर जो है शुद्ध शाकाहारी प्राणी हैं, लेकिन उनकी सांप के साथ नहीं बनती है। वो किस जन्म के सांप के साथ के वैर वैमनस्य को लेकर आते हैं और उनके उनके पीछे खाने पीने लग जाते। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये भी जीव हैं। अब जीव तो चारों गतियों में परिभ्रमण करते 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 आखिर कौन सा जीव कहाँ से आता है, किस कर्म को लेकर साथ में चलते हैं, इनके अंदर भी द्वेष, दुश्मनी, वैर वैमनस्य कई जीवों के प्रति बहुत भारी बनी रहती है। जन्म जन्म का द्वेष, जन्म जन्म का वैर वैमनस्य चलता है। ये बड़ी बात है। सांप और नेवले के बीच में देखो तो द्वेष वैमनस्य है। सांप और मोर के बीच में देखो तो वही बात सामने आएगी। चूहे और बिल्ली को देखो तो वही बात सामने आएगी। चूहे और बिल्ली और कबूतर को देखो तो बिल्ली अक्सर कबूतर को मारने पकड़ने के लिए दौड़ती है। अब ये सारी समस्या लगी हुई है। जीव जो है जिस प्रकार के जैसे कर्म करते हैं वो उनके साथ जुड़े हुए ऐसे कर्मों का स्वरूप है। तो इन पक्षियों के अंदर अब आप देख लीजिए SWAN, स्वान जिसको हम कहते हैं ना, हंस। हाँ जी बोलिए साहब। कैसा उनका एकदम सफेद शरीर होता है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बिल्कुल रुई कपास की तरह से लगता है, इतना शुद्ध सफेद शरीर। अब फिर आप बताइए कौन सा साबुन लेकर के नहाते हैं, किस साबुन से उनके पंख और शरीर की रचना ऐसी सफेद होती है। आप तालाबों में देखेंगे बगुले भगत को, उसका तो नाम ही इस प्रकार का पड़ गया है। लेकिन ऐसे बगुले जो हैं, शरीर, चमड़ी वगैरह, पंख वगैरह इतने श्वेत और सफेद शुद्ध वर्ण के बनते हैं। लेकिन ये प्राणी भी जो है हिंसक प्राणी है। वो हमेशा ही अपने लंबे पैर जो है एकदम पतले से हड्डी है, बिल्कुल आपको लगेगा, लेकिन बरोबर पानी में ऐसे खड़े रहते हैं कि पानी को हिलने तक नहीं देते। और बिल्कुल वहां पर मौका मिलते ही मछली पकड़ के खा लेना, ये उनकी वृत्तियां हैं। तो ऐसी स्थिति इनकी है, ये चलता ही रहता है, क्रम चलता रहता है। बताइए अब क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। इन पक्षियों के अंदर ये वृत्तियां हैं, बनी हुई वृत्ति है। ऐसी वृत्तियों को लेकर के चलते हैं सब। तो ये पक्षी है। अब आपने मोर को भी देख लिया, पीकॉक को भी देख लिया, वो भी है, लेकिन वो एक रंग की चमड़ी वाला नहीं होता है। उनके अलग अलग कलर होते हैं। गर्दन का कलर देखिए, पंख का कलर देखिए, शरीर पर देखिए, अपने अपने तरीके से अपने अपने जो है शरीर बना करके रखते हैं सब। ऐसे ही है, पंचेंद्रिय जीव है पक्षियों के अंदर। आप अलग 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 कितने प्रकार के पक्षी देखेंगे, कई प्रकार के। अब यहाँ पर जो है देखिए, इन पक्षियों के अंदर भी सबकी साइज, हाइट सब अलग अलग है। इतने छोटे भी होते हैं, इतने बड़े भी होते। पैरोट भी आपने देखे हैं, कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं। कई देशों में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है। कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कोई के ऊपर केसरी घटा वाली कलगी होती है, किसी के चमड़ी के कलर अलग अलग होते हैं, किसी के शरीर में मल्टी कलर होते हैं, किसी के शरीर में कुछ कम ही कलर होते हैं, लेकिन बरोबर चलते हैं, बरोबर जीवन जीते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पक्षियों की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जन्मजात, कोई सिखाना नहीं पड़ता है, कोई बताता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। लेकिन जैसे ही उनके अंडे में से बाहर निकले, महीने 2 महीने में पंख आ गए, विस्तार हो गया, बड़े हो गए, उड़ने लग गए अपने आप। आकाश में उड़ते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर अपना घोंसला बनाएंगे, फिर उसी में आकर रहेंगे, फिर अंडे भी देंगे। उनका भी प्रजनन तंत्र है, काम करता है, वो भी बच्चे देते हैं। तभी तो उनकी योनि में से दूसरी परंपरा तैयार होती रहेगी, दूसरे बच्चे पैदा होकर के जीवन जीते रहेंगे। यही तो संसार। हाँ।
इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे पक्षी, अब आज से नहीं चल रही है, पक्षियों की परंपरा चल रही है, अनादि अनंत काल से चल रही है। कोई पक्षी आज बने हैं, क्या पक्षी आज ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो पक्षियों की परंपरा जो है अनादि अनंत काल से है। 84 लाख के अंदर ये भी तो आते हैं ना, तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर 4 लाख योनियां है, और ये डिवाइड हो गई इनके अंदर साहब, स्थलचर में, जलचर में, खेचर में, भुज परिसर्प, चतुष्पद, उर परिसर्प, सबको मिलाकर के 4 लाख योनियां है, सबके अंदर डिवाइड हो जाती है। तो अब आप पक्षियों के अंदर जो है जितने प्रकार के अलग अलग पक्षी बैठे, अब कई लोग जाकर पक्षियों की हिंसा भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, यहाँ से वो गिलोल लेकर के उड़ा करके पक्षियों को नाक ताकते हैं। कई लोग जो है वो बंदूक ही उठा करके, कोई तीर लगा करके पक्षियों को, उड़ते पक्षियों पर जो है निशाना बांधते हैं। अब भाई साहब, एक पंचेंद्रिय पंखी की हिंसा होगी तो आप सोचिए, 5 इंद्रियों वाले इन जीवों की हिंसा के पाप का परिणाम कर्म बांध करके जीव नरक गति में जाएंगे। अब करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, करना नहीं चाहिए, और फिर भी आदतों से लाचार हैं लोग, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर इन जीवों की ये प्रक्रिया है। तो ये जो है, इतने प्रकार के पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं, ऐसा आप देखिए, छोटे 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 भी उड़ेंगे, चौरेंद्रिय वाले भी कई बार उड़ जाते हैं, तेंद्रिय वाले भी उड़ जाते हैं, पंख आने के कारण। जैसे बताया था आपको कि सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, तो वो कोई पक्षी नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी उनकी जन्म की साइकिल चलती है, उसके बाद में उनको पंख आ जाते हैं, तो 27वें दिन के बाद वो भी उड़ जाए, उनके पंख आता है। ये आपने जो है ग्रास ऊपर देखा है, तो ये भी पक्षी की तरह से उड़ जाते हैं, लेकिन उनकी गणना पक्षियों में नहीं आती है, ये बात भी इतनी सही है। अब यहाँ पर जो पक्षियों के रूप में है, तिड्डा तीड़ वगैरह जो है उड़ते आपने देखा है, बटरफ्लाई जो तितली है वो तो हमेशा ही उड़ते देखा है, चौरेंद्रिय जीव है, लेकिन बरोबर उड़ती रहती है सब। लेकिन उड़ने मात्र से उनको आप पंचेंद्रिय खेचर पक्षी मत समझ लेना, वो भी तिर्यंच पंचेंद्रिय गति है, लेकिन तेंद्रिय भी होते हैं, चौरेंद्रिय भी होते हैं। चलिए, अब आपने चिकन हैंस को तो देखा ही है, मुर्गी के रूप में है, लेकिन ये भी प्राणी है, अपना जीवन जी रहे, शरीर चल रहा है इनका भी, ये भी अंडे रखते हैं, इनके भी बच्चे पैदा होंगे, ये भी सेवन करती है, फिर अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर वो भी बड़े होते हैं साहब, वो भी अपनी माता के साथ वो भी चलते 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 रहते हैं। सोचिए, ये उनकी सिस्टम है, ऐसे समझे कि नहीं। अब यहाँ पर जो है आप कितने प्रकार के पक्षियों को देखेंगे, सोचिए। जैसा कि इतिहास के अंदर आपने गुजरात के जो है भरूच के वहां पर गुजराती भाषा में जिसको हम समड़ी कहते हैं, ये भी बाज पक्षी की जाती है, चील। अब ये भी जो है, ऐसे प्राणी जब उड़ते हैं, उस समय आखिर किसी शिकारी ने उसका शिकार तो कर दिया, और जैसे शिकार किया तो वो तीर के साथ नीचे गिरी। नीचे गिरी तो भाई साहब, आखिर एक साधु महात्मा विहार करते हुए चले आ रहे थे, उन्होंने देखा तो दौड़ करके आए, और उन्होंने तीर निकालकर अपना कपड़ा उसके शरीर पर बांध दिया, उसका खून बहना रुक गया, बैठ करके शांति से नवकार मंत्र का स्मरण कराया। जैसे जैसे नवकार मंत्र का स्मरण कराते गए, क्या मालूम उस चील को समाधि भाव आया, उसकी मृत्यु हुई। भाव परिणाम जो भी अच्छे रहे हो, वो सीधे वहां से निकल करके मनुष्य गति में आकर, हाँ, सिलोन के अंदर चल करके जो है वो जाकर के पक्षी बनती है साहब। अब ये आप देख रहे हो कितने बड़े इनके पंख फैलाते हैं ये, और इतने बड़े पंख फैला करके किस तरह से ये उड़ते हैं, किस तरह से जो है
इनका जीवन आप देख लो। अब इनके किसकी प्रजातियों के प्रकार आप देख लो। अब इन प्रजातियों को देखेंगे आपको पता चल जाएगा, समझे कि नहीं, कि ये ईगल की जाति है वैसे तो। लेकिन इनको जो है आप देखेंगे कितने बड़े बड़े पंख होते हैं, और पंख के आगे उनकी ये अंगुलियां, हमारे कैसे 5 अंगुलियां, वैसे पंखों के किनारे पर इनकी अंगुलियां जो है। तो ये लोग अलग अलग प्रकार से जब देखते हैं, बड़े शक्तिशाली प्राणी होते हैं। अपने शरीर के वजन से 10 गुना भार उठा करके आकाश में उड़ जाते हैं। कई बार तो बकरी को भी उठा ले जाते हैं, कई बार बछड़ियों को उठा ले जाते हैं, कई बार कुत्तों को उठा ले जाते हैं, कई बार हिरण के बच्चों को जंगल में देख करके उठाकर लेकर चले जाते हैं। ये इन्होंने बतख को उठाया है, देखिए आप। अब वो उठा करके ऐसे ही आकाश में उड़ जाते हैं। पकड़ पकड़ इनकी बड़ी ऐसी भारी रहती है कि इनकी पकड़ में से कोई छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्राणी पक्षी है। अब इनको जो है आप देखेंगे, जिस नाम से भी आप अपने अपने देशों में जिस रिवाज से, चील से कि जिस तरह से कहिए, अब इनका भी जन्म है, जीवन है। अधिकांश आपने पारसी लोगों को देखा होगा कि मृत्यु के पश्चात वो न तो जलाते हैं न गाड़ते हैं। वो एक कुआं बना करके उसके ऊपर जो है एक मंच बनाकर रख देते हैं, ताकि वो समझते हैं कि चील वगैरह पक्षी आकर खा लेंगे, हमको उनका अपना शरीर भी उनको दान करने का मौका मिल जाता है। ऐसी पारसी समाज की अलग से मान्यता है। तो ये भी देखेंगे आप। अब इन पक्षियों के अंदर जो है कई प्रकार से, हाँ हाँ जी, आप देख रहे हैं ये ईगल की प्रजातियां हैं। अब ईगल की प्रजातियों में देखो कई बार जो है इतने पंख, इन पंखों का विस्तार, पंख के नोकीले आगे के भाग में उनके जो है अंगुलियां, फिर इनकी झपट कितनी रहती है, इनकी स्पीड कितनी रहती है। बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ये भाग सकते हैं, समझे, दौड़ सकते हैं। पंजे जो हैं इनके इतने नुकीले रहते हैं, और एक बार पंजे को किसी ने पकड़ लिया बरोबर, तो पंजों में ही पकड़ करके पूरे बकरे को उठा करके उड़ के चली जाती है। पंजों में पकड़ कर कुत्तों को उठा करके ले चले जाते हैं साहब। फ्लाइंग ईगल जिसको हम कहते हैं। तो ये जो है, अब इनके अंदर जैसे आप देखेंगे इनकी प्रजातियां किस देश में, कहाँ के किन देशों के अंदर कुछ अलग अलग प्रजातियां। हाँ जी, रामायण की बात आप जानते हो ना, जब रावण जो है सीता को उठा करके लेके निकल चुका था, तब की बात है। तब रावण को भी इन ईगलों का सामना करना पड़ा था, और रावण ने आखिर तलवार से उसके पंख काट दिए थे। तब वो जटायु जिसका नाम दिया है ना वो, अब उस जमाने के रामायण के शास्त्रों में जटायु नाम है, लेकिन अब आजकल के इन भाषा के अंदर ये लोग ईगल नाम से पहचानते हैं सा। बड़े शक्तिशाली प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं सा। अब ये पक्षी के रूप में भी है, प्राणी के रूप में भी है। आखिर कितने भी आकाश में उड़ जाए, लेकिन फिर तो जमीन पर ही आकर बैठ करके इनको खाना होता है। ये जो है, हाँ हाँ, ये गीध है। पारसी लोग जो है इनको देते हैं अपना शरीर। हाँ, ये जटायु जिसको हम बोलते हैं गीध, तो ये अपनी तरह से बहुत ही बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं साहब। बड़ा शरीर भी होता है, ईगल से तो शरीर बड़ा होता है। और ये गिद्ध कहाँ जले जाते हैं पता नहीं है। लेकिन अब आजकल की तारीख में आपको आश्चर्य होगा कि इनका खुराक इनको इतना नहीं मिल पाता है, या जो भी कारण कहिए, आखिर इनकी जाति तो लुप्त होती जा रही है आज की तारीख में। अगर इनको मिल जाए तो देख लो आप, सभी गिद्ध एक साथ खाने के लिए किसी भी डेड बॉडी पर एक साथ में जुट जाते हैं, तो खाने के लिए लग जाते हैं। अब कईयों के पंख इतने लंबे फैल जाते हैं, सोचिए, बड़े बड़े लंबे लंबे आयुष्य होते हैं इनके, बहुत लंबे आयुष्य होते हैं।
और वर्षों तक जीवन जीते हैं साहब, लेकिन है तो मांसाहारी। खाना तो यही है किसी भी प्राणी। अब जैसे मान लो कई बार आपने देखा गाय भैंस बैल वगैरह, समझे कि नहीं, अब किसी को घाव पड़ गया, चमड़ी निकल गई और लाल भाग मांस का दिखाई दे रहा है, तो ये आकाश में से उड़ते हुए देख करके लाल दिखाई दिया तो आकर के झपटते हुए फिर वो बैठेंगे और फिर उसके शरीर में से मांस के टुकड़े टुकड़े निकाल कर खाते रहेंगे। अब बेचारे गाय भैंस कैसे बचे बताइए आप, बचे तो कैसे बचे। तो ये प्राणी जो है अपनी तरफ से बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के कैसे कैसे जीव होते हैं। पक्षियों के अंदर जो है, तो यहाँ पर आपने ये भी देखा, पता चल गया आपको कि इनके बारे में आप समझ जाएंगे। हाँ, तो ये जो है पंचेंद्रिय तिर्यंच प्राणी। अब तिर्यंच के अंदर पशु भी देखे, पक्षी भी देखे, जलचर भी देखे, चतुष्पद भी देखे, उर्परी सर्प भी देखे। अब आप सोचिए कि अगर हम ढाई द्वीप के बाहर चले जाएं सर, तो वहां भी तो उत्पन्न होते ही हैं सब जगह पर। अब वहां चलें और बाहर के प्रदेशों में देखें तो शायद आपको लगेगा इनके पंख जो है 500 मीटर 1000 मीटर तक के लंबे लंबे पंख होते हैं, उड़ते हैं जब आकाश में तो आपको लगे कि भाई आज के प्लेन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतने बड़े इनके पंख होते हैं, इतने बड़े जो है उड़ते हैं आकाश में। तब हमको आश्चर्य लगता है कि ये पक्षी कितने बड़े भारी होते हैं, इनके वजन कितने बड़े होते हैं, बड़े भारी होते हैं साहब। और इसी तरह से इनकी दुनिया बहुत लंबी है। जैसे जैसे आप बाहर के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे फिर आप देखेंगे, समझे कि नहीं। अब आपने जैसे देखा है पशु पक्षियों के अंदर इनकी पूंछ हड्डियां और चक्षण भक्षण शाकाहार में, लेकिन ये जीव जो है मांसाहारी कहलाते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, ये क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग जो बोलते हैं, पक्षी तो है लेकिन वो तो अपनी पीठ पर जो है मनुष्य को बैठा करके भी दौड़ने लग जाता है। कई बार आपको लगेगा कि ये जो है जब दौड़ते हैं तब इतनी इनकी स्पीड होती है, हालांकि पंख है, लेकिन ये पंख से जितने नहीं उड़ते उतने अपने पैरों से दौड़ते ज्यादा है। कई बार आपको लगेगा 100-100 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से दौड़ जाते हैं, ख्याल है। अब ये जो है अपनी तरह से अब ये शतुरमुर्ग जो होते हैं सब, शुतुरमुर्ग, ये जो है ऑस्ट्रिच, तो ये अपनी तरह से गति इनकी बहुत तेज होती है और इनकी सवारी करते हैं लोग, इनके साथ गाड़ी जोड़ देते हैं या मनुष्य खुद बैठ जाते हैं, ऐसा भी है। और इन पक्षियों के अंदर देखिए है तो तिर्यंच पंचेंद्रिय, एक का दूसरे के साथ द्वेष दुश्मनी वैमनस्य इतना होता है, दूसरे के घोंसले में जाकर के अंडे फोड़ देते हैं, दूसरे के घोंसले में जाकर के उनके पक्षियों को गिरा देते हैं, खा लेते हैं सब। अब आखिर बेचारे बचे कैसे, कैसे बचना इनको। पेड़ पर जाकर के घोंसला करते हैं, वहां भी नहीं बच पाते। ये है इनकी समस्या, सोचिए आप। तो यहाँ पर इन प्राणियों के ये देखेंगे आप शतुरमुर्ग जो है, अब इनकी पीठ देख लो, पैर देख लो, आप इनकी गर्दन देखिए, बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा वजन लेकर के ये पैरों से दौड़ते हैं चलते हैं, समझे कि नहीं। आप इनकी प्रजातियों को देखेंगे तो कई बार इनसे इन पर सवारी कर लेते हैं लोग, क्या बड़े क्षेत्रों के अंदर इन पर भी चलते हैं। यौक वगैरह आपने पहाड़ी हिमालय के ऊपर वगैरह या इधर भूटान आदि तिब्बत आदि प्रदेशों में, तो वहां मनुष्यों का सामान वगैरह ले जाने में भी यौक वगैरह का उपयोग होता है, लोग बैठ करके भी चलते हैं।
तो वो प्राणी उसी प्रदेश में होते हैं। खास करके ये जो है इसके अंदर अपनी शक्ति है। आखिर अब देख लो इनके हाथ पैर तो कैसे होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा उड़ते नहीं हैं, दौड़ते ज्यादा हैं इनके अंदर। अब इनका ये मुंह देख लो, नाक देख लो, आंखें देख लो, ख्याल है। अब खाएंगे तो मछलियां ज्यादा पकड़ कर खाते हैं। इनके अंडे देख लो, अब कितना बड़ा अंडा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कितने एक साथ में झुंड में आकर के इकट्ठे होकर रखते हैं। तो ऐसे लगेगा इतनी बड़ी बड़ी गर्दन और इतने बड़ी चोंच इनके मुंह जो है, बस आप देखते। लेकिन फिर भी जमीन के ऊपर चुग चुग करके खाएंगे ये। इनकी जीवन तो ऐसे ही है। अंडे रखते हैं साहब, 1 2 3 4 5 ऐसे कई प्रकार के अंडे रखते हैं। उनसे भी बच्चों की उत्पत्ति वगैरह काफी ज्यादा होती है संसार है ना आखिर सबके। जिनके पास अपनी अपनी योनियां तैयार है ना, आखिर उनसे तो प्रजोत्पत्ति तो होनी ही होनी है। नेक्स्ट जनरेशन तो बनेगी बनेगी, ये तो होना ही होना है निश्चित रूप से साहब। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा इतने ज्यादा पशु और इतने ज्यादा पक्षी, इनका हम विभाग यहाँ पर आतेर्यंच पंचेंद्रिय का पूरा करते हैं। अब इसके बाद कल हम जो है इनके पांचों द्वार की विशेष स्टडी कर लेंगे। पांचों द्वार की विशेष स्टडी से आपको पता चल जाएगा कि ये सभी प्राणी अपने आप में किस प्रकार से कैसे गए। हाँ जी, पूछिए, आप किसी को प्रश्न पूछना है, बोलिए। हाँ जी महाराज साहब, इसमें जितने भी तिरंच पक्षी के विषय में आपने बताया अभी, तो हाँ कोई भी जी, पक्षी महाराज क्या, कोई भी पक्षी क्या है कि मनुष्य की तरह सीधे नहीं चलते हैं? हाँ जी, नहीं चलते। मनुष्य अच्छा। की अलग रचना है ना। इनकी हमारी जो है स्पाइन जो है वो वर्टिकल होती है, इनकी हॉरिजॉन्टल होती है साहब। तो इनको अपने शरीर की रचना अपने तरीके से है। तो ये मैंने बताया आपको, पेंगुइन जो है वो पेंगुइन बरोबर मनुष्य की जेरोक्स जैसा आपको लगेगा। चिंपांजी जो है वो मनुष्य की जेरोक्स जैसा लगेगा, ख्याल आया कि नहीं। पेंगुइन देखिए बरोबर मनुष्य की तरह से चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है सर्वथा, नहीं है ऐसी भी बात नहीं, लेकिन फिर भी अब मनुष्य और मनुष्य ही है। मनुष्य का ताल इनके साथ तो मेल नहीं खाता है ना। जी महाराज। हाँ जी, बोलिए अच्छा। साहब और कुछ। हाँ, और महाराज साहब, ये लोग ये प्राणी सब समय भयभीत रहते होंगे कि कोई इनको मार दे नहीं, कोई ले जाए नहीं, कुछ सब समय। बहुत बहुत रहता है साहब। आप देखिए अफ्रीका के जंगलों में, अमेजोन के जंगलों में, सहारा के जंगलों में हर प्राणी को इतना डर है, इतना भय है कि दूसरा मारेगा। हाँ, ये मगर हाँ। और इस भय की संज्ञा के कारण ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, स्वयं रक्षण करने की पूरी कोशिश करने के पीछे अपनी तरफ से ये भी वार करते हैं। फिर ख्याल है कि नहीं, अपना बचने का प्रयत्न इनका रहता ही रहता है। तो ये भी सोचते हैं कि हम कैसे बचें साहब, तो करना ही है इनको। अब जी महाराज। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप बोलिए। जी महाराज, ठीक। हाँ, हाँ जी, बोलिए, और किसको पूछना है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंपड़मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। Now, me a question.